नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख पाए हम। उसके लिए आप सभी से माफ़ी भी चाहते हैं। और अभी से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी हमारी। और आपके लिए अभी जो हमारा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 जो है आपका, ठीक है, ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 जो है आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो है आपका, इसके एग्जाम जनवरी में ही होने हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रखें मन में, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करना है, ये भी आपको बता दें। और पहले भी भाई मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। देखो, कोई भी सब्जेक्ट है या किसी भी वैकेंसी को लेके अगर आपको कंटिन्यू रहना है, भाई कि को ऐसा लगता है कि कभी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, कभी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो भाई ऐसा नहीं है। देखो, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है भाई, क्यों हम आपसे बोलते हैं कि भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं भाई मजबूरियां हैं। देखो, आप लोग सपोर्ट करोगे हमको, तो हम तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, और हमारा 100% आपको देंगे, आगे भी देंगे भाई। ठीक है, तो हम भी ये चाहते हैं भाई कि आप भी सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, तो भाई हमको भी अच्छा लगेगा, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हमको भी उस चीज को क्या रोकना पड़ता है, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, आपका जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 जो है आपका अदर इक्विवेलेंट लेबर इंस्पेक्टर वगैरह जो आपका रिक्वायरमेंट है, इसके एग्जाम जनवरी में ही होने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू प्रिपरेशन करिएगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपके जो साइंस का जो वेटेज है, 25 नंबर का जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका जो विज्ञान है, जो साइंस है आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां से आपके जो 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लगभग कवर करना है हमको। ठीक है, बनते कोशिश पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स से बनते हैं, बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है, या साइंस के क्षेत्र में कुछ नया इन्वेंशन हुआ है तो करंट अफेयर से उसको जोड़ दो आप। तो ये सारी चीजें भाई, आप अपडेट रहोगे इसमें, करंट अफेयर में भी अपडेट रहोगे, साइंस में। और साइंस के क्वेश्चन तो कवर अप करना ही है, 25 नंबर का आपका साइंस आता है। ठीक है, तो हमारी जो वैकेंसी है जो 2017 में आई थी, 2017 में जो इसके एग्जाम हुए थे, बस उन्हीं पे हमको एनालिसिस करना है कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक से, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बना सकता है वो। तो इन्हीं चीजों पे फोकस करना है हमको, तो ध्यान से भाई समझते चलिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन इधर से बोलते जाऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे हम, तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न भाई मैं आपको बोलूंगा वो आप बस ध्यान से उसको सुनिएगा। ठीक है, और सुनने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि भाई क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, या बायोलॉजी का है। ठीक है ना भाई, और किस टॉपिक से है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप। जैसे भाई यहां पे मैं बोलता हूं, सोडियम और पोटेशियम धातु जो अभिक्रियाशील होते हैं उनको रखा जाता है। क्वेश्चन पहला भाई केमिस्ट्री से है आपका, कि सोडियम और पोटेशियम जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ये, तो इनको किसमें रखा जाता है या कहां रखा जाता है। ठीक है, तो भाई जहां तक आपको बताने की जरूरत नहीं है, कहां रखा जाता है भाई इनको? केरोसिन में। ठीक है, मतलब मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है, केरोसिन में इनको रखा जाता है डाल के। क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप भी जानते हो भाई, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हवा से भी क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। आपका वायु है, आपका वाटर है, जल है, जल से भी क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। भाई जल है क्या? भाई वो भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है ना, H2O, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो ये इतनी ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसलिए इनको है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है ना।
चलिए, तो आप याद रखोगे सोडियम पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ये, ठीक है भाई। तो देखो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, धमनियों का प्रमुख कार्य है, ठीक है भाई, हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं उनका काम क्या है? तो आप याद रखोगे भाई, जैसे धमनियां जो है, जैसे भाई ये हार्ट है हमारा, ठीक है, 4 भाग होते हैं इसके, आपको पता है। ये ब्लड आया, ये ब्लड गया, आया समझ में, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये आपका ब्लड गया इधर, ये जाता है आपके लंग्स में, आपके जो फेफड़े होते हैं ये फेफड़ों में जाता है भाई, ठीक है मैं। ये भाई इनप्यूरिफाई आपका प्यूरिफाई नहीं है, ये जो ब्लड है आपका ये वाला, ये आपका प्यूरिफाई नहीं है, ये ध्यान रखोगे। और ये वाला जो ये प्यूरिफाई होता है आपका, प्योर होता है, ये शुद्ध बोलते हैं इसको, और ये आपका शुद्ध होता है, ठीक है। तो देखिए, जो ये आपके हृदय के जो बाहर, ये जो आपकी नलिका है, ये जो रक्त वाहिनी है, ठीक है, ये जो आपके हृदय से जो बाहर ब्लड को लेके जा रही है, ये कहलाती है आपकी धमनी। और ये यहां से जो आपके हृदय के अंदर गई ब्लड को लेके, ये क्या होती है? आपकी शिरा। उसी प्रकार ये ब्लड को लेके आई तो ये क्या कहलाती है? शिरा। और ये ब्लड को लेके बाहर गई तो ये क्या कहलाती है? आपकी धमनी, ठीक है। तो इनकी भाई डेफिनेशन आप याद कर लोगे। वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय के अंदर ले जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी शिरा। और जो ब्लड को आपके हार्ट से, आपके हृदय से बाहर ले जाती है, यानी हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ब्लड को ले जाना, रक्त को ले जाना, वो काम होता है किसका? आपकी धमनी का। क्योंकि हृदय के अंदर कौन लेके जा रही है? शिरा है। तो स्वाभाविक है हृदय से बाहर कौन लेके जाएगा? आपका धमनियां है। तो यहां पे यही पूछा है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई आप बोलोगे ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाना, ये काम किसका होता है? आपकी धमनी का होता है, ठीक है भाई। तो ये भी आप याद रखोगे। चलिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। तीसरा देखिएगा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है खालिस्तान के कारण होती है। भाई वे ठंडी हवाएं जो कहां चल रही है? आपके भूमि से समुद्र की ओर। भाई जैसे एग्जांपल देखिए, अब ये भूमि है और ये समुद्र है, ठीक है। तो वे ठंडी हवाएं जो भूमि से कहां चल रही है? आपके समुद्र की ओर। तो ये किस कारण होती है आपकी? ठीक है, तो देखो ये जो हवाएं हैं ये तो आपका स्थल, और ये क्या होता है? आपका जल। तो आपका हवा कहां जा रही है भाई? किस डायरेक्शन में जा रही है? स्थल से जल की ओर जा रही है। तो स्थल से जल की ओर जब हवाएं जाती हैं, जब स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं, तो ये कहलाते हैं आपके थल समीर। या आप स्थल समीर बोल सकते हो। और यदि हवा जल से स्थल की ओर चले तो ये कहलाता है आपका जल समीर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि वे ठंडी हवाएं जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है खालिस्तान के कारण होती है। तो खालिस्तान के कारण में क्या जाएगा? आपका थल समीर के कारण, ठीक है भाई। ये स्थल से जल की ओर चल रही है तो आपका स्थल समीर, और जल से इधर आएगी तो आपका जल समीर। आ गया भाई समझ में आपको ये, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लगा के जाओगे भाई? थल समीर, ठीक है। चलिए, थल समीर भी आपको समझ में आ गया होगा, जल समीर भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों जल से स्थल की ओर आएंगे तो जल, और स्थल से जल की ओर गए तो थल, ठीक है भाई। चलिए, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करते हैं। भाई ऐसे ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। भाई जहां तक मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है आपको,
ऐसे ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है, ये आपके हैं कौन कौन से? वीनस एंड यूरेनस, ठीक है ना भाई। बाकी जितने भी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से किस दिशा में जाते हैं? पश्चिम दिशा में, ठीक है भाई। तो आप ये याद रखोगे आपका, ठीक है। तो आपका वीनस और यूरेनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके कहां जाते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बल्ब में लगा पतला तार जो जलता है। एक बल्ब है आपके पास, अरे सबने लाया होगा, 10-10 रुपए में मिल जाते हैं बल्ब, ठीक है। खूब पत्थर मार मार के फोड़े भी हैं खंभों पे, नहीं फोड़े, ठीक है। वही बल्ब की बात हो रही कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है भाई, उसे कहते क्या है? वो तार का नाम पूछना चाह रहा है। ये आपके पास बल्ब है, ठीक है ना भाई, ये आपके पास बल्ब है और आपने देखा होगा ये बल्ब में ऐसा आपको तार मिलेगा, ठीक है। ये जो तार है यही जलता है भाई आपका, ठीक है। ये आपका बल्ब है, तो ये जो आपका अंदर ये जो तार लगा रहता है, ये बल्ब के अंदर जो तार लगा रहता है, ये जो फिलामेंट है, ये जो तार है, ठीक है। तो ये तार है, ये क्या कहलाता है? आपका फिलामेंट, ठीक है। किसका बनता है भाई? ये आपका टंगस्टन का बनता है, ठीक है। टंगस्टन धातु का बनता है, आप याद रखोगे भाई, ठीक है। तो वो इसका नाम पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो तार है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार जलता है, जिससे हमको रोशनी प्राप्त होती है, लाइट मिलता है। ये तार का नाम क्या है? तो आपसे क्या पूछा उसने? फिलामेंट, ठीक है ना भाई। तो आप इसको याद रखोगे। ये जो बल्ब में ये जो तार होता है, पतला तार होता है भाई, क्या कहलाता है? ये आपका फिलामेंट कहलाता है। और बनता किस चीज का है? आपका टंगस्टन का बनता है। आए क्या समझ में भाई? बताने की जरूरत है क्या आगे? नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिएगा। वह लघुतम समय अंतराल, मतलब स्मॉलेस्ट टाइम, ठीक है, इंटरवल की बात कर रहा है वो। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जो होता है आपका, सबसे छोटा टाइम इंटरवल। आपके पास एक घड़ी है, 3 टाइम होते हैं भाई इसमें, घंटा, मिनट और सेकेंड। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप समझदार हो। आपसे पूछ रहा है वह लघुतम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है। आपकी जो ये हाथ वाली जो आपकी घड़ी होती है, या जो आपकी दीवार वाली घड़ी होती है, वहां पे सबसे छोटा समय अंतराल, स्मॉलेस्ट आपका जो टाइम इंटरवल होता है, वो कौन सा होता है? घंटा, मिनट या सेकेंड? भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा होता है भाई? ये आपका सेकेंड। क्या समझ में आपका? 1 सेकेंड बोल दीजिए। अरे सेकेंड बोल रहा हूं मतलब एक तो लगा ही होगा, नहीं तो मैं 2 4 10 बोल देता। नहीं बोला मतलब सेकेंड अकेला तो सिंगल है नहीं भाई, वो सेकेंड बोला मतलब वो कितना सेकेंड? 1 सेकेंड, ठीक है। तो लघुत्तम समय अंतराल जिसे आसानी से मापा जा सकता है वो होता है आपका क्या? 1 सेकेंड, ठीक है भाई। चलिए आगे समझ में। देख लो पूरा साइंस मिलेगा आपको 25 नंबर का, रट डालो साइंस, घोट लो, अभी समय है जनवरी तक आपके पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 से 8 साल की उम्र में जो बच्चों के दांत गिरते हैं वो क्या कहलाते हैं? 6 से 8 साल की उम्र में खूब टूटे हमारे दांत, वो क्या बोलते थे? चूहा ले गया, ऐसा बोलते थे ना, दांत टूटा बोले तो चूहा ले गया तेरा दांत, तो ठीक है, चूहिया ले गई दांत तेरा, ठीक है। तो 6 से 8 साल की उम्र में जो दांत टूटते हैं भाई हमारे, वो दांत आपने खूब बोला यार, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कौन से दांत होते हैं भाई? वो दूध के दांत, ठीक है ना, दूध के दांत। तो जो 6 से 8 वर्ष की उम्र में जो दांत टूट जाते हैं वो कौन से दांत होते हैं आपके? दूध के दांत, मिल्क टीथ,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 8 नंबर का। पेरिस्कोप एक यंत्र है जो इसका प्रयोग करता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। पेरिस्कोप यंत्र आपने पढ़ा होगा, किसका प्रयोग करते हैं भाई, आपका समतल दर्पण, ठीक है ना। तो पेरिस्कोप में आप इसको तो लॉक कर लो, फैक्ट्री जैसी चीज है आपका, इसका प्रयोग होता है आपका समतल दर्पण का, ठीक है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। जो घास होती है, आप घास खा लो पच जाएगी क्या, नहीं पच सकती। अरे ऐसा होता तो घास ही खाते हम, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन इतनी मगजमारी करता है, इतना कमाओ फिर बनाओ फिर खाओ, कितनी मगजमारी पड़ती है ना। और अगर वही आपको सीधा मिल जाता घास तो आप तो सीधे खा लेते उसको, ठीक है। लेकिन देखो ऊपर वाले का करिश्मा भी देखो भाई, हमारे बॉडी में उसका पाचन ही नहीं होता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उसको। तो घास में ऐसा कौन सा है कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है ना भाई। तो आप ये बिल्कुल याद रखोगे, यहाँ पे ये होता है आपका सेलुलोज, ठीक है। आपकी कोशिका भित्ति भी इसी की बनी होती है, हमारे अंदर नहीं होती है ये, ठीक है। तो भाई ये जो घास में मौजूद कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, इसको हमारी बॉडी नहीं पचा पाती है, इसका डाइजेशन नहीं होता है हमारे शरीर में। आगे समझ में। चलिए जो तो घास ही खा रहे फ्री टाइम में, कहते कहाँ है, दोस्त का फोन आता, कहता आ रहे हैं भाई घास खा रहे हैं अभी, आ जाओ तुम भी, कहता पार्टी है आज घास के, अच्छा घास मिला है, ठीक है ना। चलिए मौसम पूर्वानुमान इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आपका मौसम पूर्वानुमान वाले जो लोग होते हैं, तो पहले से पता लगा लेते हैं भाई बारिश होगी, किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी, कहां पे आंधी या तूफान आएगा, तो वो किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रयोग करते हैं होता है अधिकतम न्यूनतम तापमान, अधिकतम न्यूनतम तापमान। आगे समझ में। जो मौसम पूर्वानुमान वाले लोग हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग करते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमान, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम तापमान कैसे भाई, देखिए कैसे भाई, जैसे आपका ये सतह है, ये आपका सूर्य है। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ेंगी 90 डिग्री के एंगल से, और यहाँ पे आपके थोड़ी क्षैतिज पड़ेंगे इस प्रकार से। तो आप खुद बताओ यहाँ पे ताप क्या होगा भाई, अधिक, और यहाँ पे ताप क्या होगा भाई, कम। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ताप ज्यादा है, तो वायु गर्म होके क्या होगी भाई, ऊपर उठेगी, ठीक है। तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है, मतलब यहाँ पे वायु का स्थान खाली है, तो यहाँ की वायु बहुत तेजी में यहाँ का स्थान लेने की ओर आएंगी। आया समझ में, बहुत तेजी में। अगर ऐसे ही चारों तरफ से हो जाए कि आसपास के 4 क्षेत्र में तापमान कम है और एक जगह बहुत ज्यादा तापमान है, भाई आपके 4 शहर हो जाए कोई भी, ठीक है। और देखो कैसे, यह आपका भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, यह आपका इंदौर, ठीक है। अब भोपाल का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 40, यहाँ 38, यहाँ 37। तो आप खुद बताओ सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है, भोपाल में। तो भोपाल की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो आसपास की सभी वायु बहुत स्पीड में कहां चलेंगी भाई, भोपाल की ओर। तो मौसम वाले पहले से बता देंगे, आज भाई शाम के टाइम या जो भी टाइम के हिसाब से बताए वो, भोपाल में बहुत तेजी से आंधी या तूफान आने वाला है, बहुत तेजी से हवाएं चलने वाली है, बहुत तेज हवाएं चलने वाली है भोपाल में। उनको मालूम है ना भाई, पहले से अनुमान लगा चुके हैं वो न्यूनतम अधिकतम तापमान का। भाई यहाँ पे तापमान अधिकतम है, आसपास का तापमान न्यूनतम है,
कम तापमान है, ठीक है ना। तो यहां की वायु इस दिशा में चलने लगेंगी ऑटोमेटिक। आ गया भाई समझ में, ठीक है। तो मौसम पूर्वानुमान वाले लोग किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमान का। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरज की उष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। सूरज की उष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो हीट, जो उष्मा है, वो निर्वात से होते हुए हम तक आती है। निर्वात से होती हुई हमसे आती है, कहने का मतलब ये है कि उसको गमन करने के लिए, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम से मेरा मतलब किस चीज से भाई, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन माध्यम होते हैं भाई। जैसे हमारी आवाज, हमारी ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन जहां तीनों नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्वात। निर्वात में ना तो ठोस, ना तो द्रव, ना तो गैस है, कुछ भी नहीं होता है। तो निर्वात में हमारी आवाज नहीं सुना सकती भाई, कितने चिल्ला लो आप, खूब लपक के गाली दो किसी को भी, सुना ही नहीं रहा है भाई, निर्वात है, वहां ध्वनि चल ही नहीं सकती, क्योंकि ध्वनि को तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता लगती है। लेकिन ये जो हीट होती है, सूर्य वाली जो जो उष्मा होती है भाई, वो निर्वात से होती हुई हमारे तक आती है। मतलब वो ठोस, द्रव, गैस इनके बिना भी चल सकती है, और वह उष्मा या एनर्जी जो बिना माध्यम के चल सकती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी विकिरण। यानी जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो क्या कहलाएगा, आपका विकिरण। तो सूर्य के जो उष्मा है हम तक किस रूप में आती है भाई, विकिरण के रूप में आती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊन कटाई खालिस्तान प्रक्रिया को दर्शाती है। जो ऊन की कटाई है, जो ऊन होते हैं ना भाई, ऊन के वस्त्र, अभी जैसे ठंडी में ऊन के वस्त्र, ऊन के जो मफलर वगैरह, ऊन के कपड़े, ठीक है, बहुत तेजी में चलते हैं, स्वेटर वगैरह, तो ऊन कटाई खालिस्तान प्रक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन सुनो इसके, ऊन के लिए भेड़ को मारना, क्या भेड़ को मार के भाई ऊन बनेगा क्या, गलत है। भेड़ के बच्चे को पालना, ऊन से सालों को बनाना, या ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। हाँ भाई ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ऊन कटाई से मतलब क्या है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की जो पतली परत होती है उसको भी हटाना पड़ता है भाई, ठीक है। जो भेड़ होती है उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए, उसके अलावा उनके त्वचा की पतली परत को भी हटाना पड़ता है। ऊन कटाई से मतलब ये है, आगे समझ में, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में, जो पुल होते हैं बड़े बड़े, और जो जैसे हमारा हावड़ा ब्रिज कलकत्ता, और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। जो इसे भाई, जो लोहा रहता है, आपको पता है कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, ये वायु और जल की उपस्थिति में भाई जंग पकड़ लेता है। अगर इसमें पानी लग जाए और ऑक्सीजन मिल जाए ना, हवा से क्रिया करके भाई क्या हो जाता है, जंग लग जाता है लोहे में, और वो लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बचाने के लिए भाई, जैसे आप कहीं पे पुल बना दिए और अगर वो पुल में ही जंग लग गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। कोई गाड़ी बनी है उसमें ही जंग लग गया, तो उसमें क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि भाई उसको संक्षारण से बचाया जा सके, उसको जंग लगने की प्रक्रिया से बचाया जा सके। इसलिए जिंक की उस पर कोटिंग की जाती है, ठीक है, एक परत चढ़ा दी जाती है। आया भाई समझ में, ठीक है। तो उसको
उसके संचारण के लिए, उसको जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। आगे समझ में? चलिए अगला देखें। टार्च खालिस्तान का प्रयोग करती है। जो टार्च होता है भाई, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। टार्च में आपने देखा होगा, जब भी जो टॉर्च रहती है उसमें जब सेल डालते हैं तो अधिकतर उसका मुंह खोलना पड़ता है, तब सेल डलती है अंदर। तो मुंह खोलते होगे आप, तो उसमें देखा होगा आपने, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है ये। आगे समझ में? ठीक है, ये आपका बल्ब लगा होता है ये यहाँ पे, और यहाँ पे भाई किया जाता है पॉलिश। ये पॉलिश किया हुआ है। जब बल्ब यहाँ पे जलेगा तो बल्ब से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसी चलेंगी और यहाँ पे भाई रिफ्लेक्स होके इधर जाएंगी एकदम सामने। ये देखो आप, ठीक है, बहुत तेजी में लाइट पड़ता है यहाँ पे सामने। जैसे आपने बल्ब जलाया तो टॉर्च को जलाया तो लाइट सामने जाता ना भाई, या मुंह पे जाता है? सामने जाता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टार्च वगैरह होती है वो किस दर्पण का प्रयोग करती है? अवतल। अवतल दर्पण मतलब उठा हुआ तल, उत्तल मतलब दबा हुआ तल। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टार्च वगैरह में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है भाई, आप ध्यान से समझिएगा। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो काफी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्यों काफी जल्दी आग पकड़ लेते हैं? क्योंकि जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जो प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है। प्रज्वलन ताप का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास दो वस्तु है, ये वस्तु है और वस्तु बी। ये वस्तु ए 10 डिग्री सेल्सियस ताप पे जलने लगेगी और वस्तु भी 5 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगेगी। तो दोनों में जल्दी जलेगी कौन भाई? वस्तु बी शीघ्रता से जलेगी। क्यों शीघ्रता से जलने लगेगी? क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप, यानी जिस ताप पे कोई भी वस्तु जलने लगती है वो होता है प्रज्वलन ताप। तो इसका प्रज्वलन ताप कम है और इसका प्रज्वलन ताप क्या है? ज्यादा है। तो वस्तु ए बाद में जलेगी और वस्तु बी जल्दी जलेगी, शीघ्रता से जलेगी, क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप कम है और इसका प्रज्वलन ताप क्या है भाई? ज्यादा है। आ गया भाई समझ में? चलिए इतने क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। 15 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं दिया भाई, 15 क्वेश्चन पे एनालिसिस किया हमने। ठीक है, बाकी आगे का अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। जो भी आपके दोस्त यार वगैरह है जो ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 के लिए जिन्होंने अभी फॉर्म अप्लाई वगैरह किया, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम जनवरी में होने हैं। तैयारी भाई अभी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना भाई? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।